प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। आज हम ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में भाई इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। वैसे दुनिया के सभी देशों के संविधानों में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, परंतु ब्रिटेन के संविधान की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से वीडियो तैयार कर रहा हूं। अर्थात आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। इसके संदर्भ में भी प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में एक या दो प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते मैं अलग से आपके लिए इसके लिए लेक्चर तैयार किया है, जिससे कि वास्तविक रूप में आप ब्रिटेन के संविधान को समझ सकें। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दें, ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत व्यवहार में अंतर। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। देखिएगा भाई, वैसे सभी देशों की शासन व्यवस्थाओं में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, परंतु यह अंतर ब्रिटेन के संविधान में सभी देशों के संविधानों से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ब्रिटेन में जो दिखाई देता है, ब्रिटिश संविधान में जो दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ में वास्तव में ब्रिटेन में हम जब सैद्धांतिक दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ निरंकुश राजतंत्र दिखाई देता है, लेकिन जब उसके ढांचे को देखते हैं तो वास्तव में वहाँ संवैधानिक राजतंत्र दिखाई देता है। परंतु जब व्यवहार की बात करते हैं तो वहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य दिखाई देता है। इसी के साथ में ब्रिटेन में संसद और मंत्रिमंडल के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो भाई सिद्धांत में वहाँ ये लगता है कि वहाँ संसद संप्रभु है, मतलब मंत्रिमंडल संसद के अधीन है, संसद स्वामी है, मंत्रिमंडल सेवक है। लेकिन जैसे ही व्यवहार में हम देखते हैं तो वास्तव में मंत्रिमंडल स्वामी दिखाई देता है, जबकि संसद मंत्रिमंडल के अधीन दिखाई देती है। इसी प्रकार से ब्रिटेन में जब हम वास्तविक रूप में न्यायपालिका का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई देता है। इसी के साथ में हम सिद्धांत में देखते हैं कि वहाँ शक्ति पृथक्करण है, लेकिन व्यवहार में देखते हैं तो वहाँ शक्ति पृथक्करण नहीं बल्कि वास्तविक रूप में शक्ति संयोग ज़्यादा दिखाई देता है। आंशिक पृथक्करण है, आंशिक नाम मात्र का पृथक्करण है, वास्तविक रूप में वहाँ शक्ति संयोग ज़्यादा दिखाई देता है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में सिद्धांत में कुछ है, व्यवहार में कुछ है। मैं इन्हीं सब बातों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित रूप में समझाऊंगा, जिससे कि आप वास्तव में ब्रिटेन के संविधान को, ब्रिटिश राज्य व्यवस्था को, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को यथार्थ के धरातल पर समझें। ब्रिटिश राज व्यवस्था को आप उसकी गहराई में जाकर के, उसके अंत स्थल तक जाकर ब्रिटिश राज व्यवस्था की एक एक परत को उठा करके आप समझें। इसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। ध्यान दें, मैंने आपके लिए यहाँ कुछ वाक्यांश नोट किए हैं जो कि कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ में स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी हैं भाई, उनसे तो इसके ऊपर प्रश्न पूछा ही जाता है, तो उनके लिए तो मैं विशेषकर ये सारी बातें नोट करता हूँ। केवल कंपटीशन की दृष्टि से मेरा लक्ष्य हो तो मैं यहाँ स्पीच दे करके और दो चार बातें महत्वपूर्ण नोट कर दूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी, इन सभी के लक्ष्यों को ध्यान में रखते मैं प्रतिदिन
एक वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरा मूल लक्ष्य राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध कराना। ध्यान दें, सबसे पहले मुनरो की वाक्यांश लेते हैं। क्या कह रहे हैं मुनरो? मैंने यहाँ संक्षिप्त रूप में लिखा है क्योंकि मैं स्वयं बोलूँगा, यहाँ आप नोट कर सकते हैं। ब्रिटिश संविधान में जो है वह, ध्यान दें, ब्रिटिश संविधान में जो है वह दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वह है नहीं। संपूर्ण होगा ये, मैंने यहाँ सिर्फ आधा लिखा है। क्या मुनरो कह रहे हैं? ब्रिटिश संविधान में जो है वह दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वह है नहीं। जैसे ब्रिटेन में दिखाई क्या देता है कि भाई निरंकुश राजतंत्र है, लेकिन वास्तविक रूप में है नहीं। वास्तविक रूप में तो वहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है, ढांचे से वहाँ संवैधानिक राजतंत्र है। तो इसलिए मुनरो कहना कि ब्रिटिश संविधान में जो है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो है नहीं। किसने कही ये बात? मुनरो ने। अब ये सारी बातें मैं एक एक आपको 4 बिंदुओं के माध्यम से समझा दूंगा। यस, अगली वाक्यांश ऑग व जिंक कह रहे हैं। कौन? ऑग व जिंक कह रहे हैं क्या कि सभी शासनों में, आप नोट कीजिएगा, मैं पूरा बोलूंगा, यहाँ मैंने केवल संकेत लिखा है। सभी शासनों में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, परंतु ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर है, अत्यधिक अंतर है। ऐसा अंतर अन्यत्र, अन्य देशों में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, तो पूरा वाक्यांश नोट कीजिएगा। किसने कही ये बात? ऑग व जिंक ने। क्लियर? आगे बढ़े। तीसरा है ऑग, केवल ऑग। ऑग क्या कह रहे हैं कि एक दृष्टि से ब्रिटेन में एक की अपेक्षा 2 संविधान पनप गए हैं। एक की अपेक्षा 2 संविधान पनप गए। एक संविधान वो है जो सैद्धांतिक रूप में है, एक संविधान वो है जो कि व्यवहारिक रूप में, एक सैद्धांतिक पक्ष का संविधान, एक व्यवहारिक पक्ष का संविधान। मतलब सिद्धांत में वहाँ निरंकुश राजतंत्र है, जबकि व्यवहार में वहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है। यस, तो वहाँ वास्तविक रूप में ऑग कह रहे हैं कि एक दृष्टि से ब्रिटेन में एक की अपेक्षा 2 संविधान पनप गए हैं। एक संविधान वो है जो सिद्धांत में है और दूसरा संविधान है कौन सा? जो व्यवहार में, एक सैद्धांतिक पक्ष वाला संविधान, एक व्यवहारिक पक्ष वाला संविधान। ठीक है, मैंने पूरी वाक्यांश बोल दी है, आप नोट कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ केवल संकेत के लिए नोट किया है जिससे कि हम महत्वपूर्ण बातें आपको बता सकें। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। आप ध्यान दें, अब वास्तव में भाई ब्रिटिश राज व्यवस्था में, ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर क्या है आखिर? इन अंतरों को मैं मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों के लिए 4 बिंदु नोट किए हैं। इन चारों बिंदुओं से समझाऊंगा, इससे आप तरीके से समझ जाएंगे कि वास्तव में वहाँ सिद्धांत में कुछ है, व्यवहार में कुछ है। वास्तव में वहाँ जो है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो है नहीं। ठीक है, चलिए, मैंने यहाँ नोट किया है, निम्न उदाहरणों से सिद्धांत एवं व्यवहार के अंतर को समझा जा सकता है। मतलब इन 4 बिंदुओं के आधार पर आप ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में क्या अंतर है इसको समझ सकते हैं। नंबर 1, पहला बिंदु मैंने बनाया सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र। अब ध्यान दें, यहाँ सिद्धांत में वहाँ क्या है? निरंकुश राजतंत्र। ढांचे में, संरचना में, ढांचे से मर्यादित संवैधानिक राजतंत्र। ध्यान दें यहाँ क्या? ढांचे से मर्यादित संवैधानिक राजतंत्र है और वास्तव में लोकतांत्रिक गणराज्य। 3 बातें हो गई ना, यहाँ 3 बातें होगी क्या? सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र है, ढांचे से मर्यादित संवैधानिक राजतंत्र और वास्तव में लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसके आधार पर आप उसके सिद्धांत और व्यवहार को समझ सकते हैं। मैंने तीनों बातें अलग अलग नोट की हैं जिससे कि एक एक बात को आप आसानी से समझ आए। ए क्या? सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र। सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र कैसे है? सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र, ध्यान दें, वास्तविक रूप में सिद्धांत में ब्रिटेन के अंतर्गत जो राजतंत्र है वह निरंकुश है। ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ राजा है।
कैसे लगता है? क्योंकि वास्तव में ब्रिटेन में राजा संप्रभु है, राजा को संप्रभु माना जाता है। मतलब वास्तविक रूप में राजा के बारे में ये कहा जाता है कि सब कुछ राजा का है। महामहिम की सरकार, महामहिम का फैसला, कोई फैसला भी सुनाया जाता है न्यायपालिका के द्वारा तो कहा जाता है महामहिम, मतलब राजा का फैसला। संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो कहा जाता है राजा का कानून। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वहाँ ये माना जाता है कि राजा ही संप्रभु है, राजा संप्रभु है। इस कारण वास्तविक रूप में सिद्धांत में ऐसा लगता है कि वहाँ निरंकुश राजतंत्र है। इसी के साथ में ब्रिटेन में विधि, न्याय और धर्म का स्रोत भी राजा को माना जाता है सिद्धांत में। तो इस आधार पर भी कह दिया जाता है कि भाई सिद्धांत में ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है। इसी के साथ में वहाँ कहा जाता है कि भाई जिस सरकार का गठन होता है, चाहे वो किसी भी दल को, द्विदलीय व्यवस्था है, वहाँ मैंने द्विदलीय व्यवस्था के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। राजा की सरकार है, राजा का विरोधी दल है, मतलब जब किसी भी दल की सरकार बनती है तो कह दिया जाता है कि भाई राजा की सरकार है। और जो विरोधी होता है, विपक्ष जो होता है, तो उसको भी कहा जाता है राजा का विरोधी दल। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भाई राजा ही सब कुछ है, इसलिए कह दिया जाता है कि निरंकुश राजतंत्र है। अगली बात, वास्तविक रूप में वहाँ सेना का स्वामी भी राजा ही होता है, मतलब तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और नभ सेना, इन तीनों का स्वामी भी राजा ही होता है। इस कारण भी कह दिया जाता है कि वास्तव में सिद्धांत में वहाँ निरंकुश राजतंत्र है। क्या बोल रहा हूँ मैं? सिद्धांत में, सैद्धांतिक दृष्टि से क्या है? निरंकुश राजतंत्र है, मतलब सेना का स्वामी, तीनों सेनाओं का स्वामी। इसी के साथ में राजा ही वास्तविक रूप में युद्ध और शांति की घोषणा करता है सिद्धांत में। तो इन सब के कारण ये कहा जाता है कि सिद्धांत में वहाँ निरंकुश राजतंत्र है। यस, क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बी क्या है कि ढांचे से मर्यादित संवैधानिक राजतंत्र। ढांचे से मर्यादित संवैधानिक राजतंत्र, इस बिंदु में तीन बातें होगी ना, तीनों बातें में एक एक ले रहा हूँ क्रमबद्ध रूप में। ढांचे से मर्यादित संवैधानिक राजतंत्र। अब ढांचे से देखो, ये तो सिद्धांत में तो ये होगा कि भाई राजा वहाँ निरंकुश है, लेकिन भाई जब उसके ढांचे का अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ का राजा तो जो है मर्यादित है, वहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, राजा निरंकुश नहीं है, राजा मर्यादित है। कैसे? आप देखिएगा, वास्तव में ब्रिटेन के अंतर्गत आप ध्यान दें, जैसे संसद जब कोई विधेयक पारित कर देती है, संसद के दोनों सदनों के नाम लोक सदन और लॉर्ड सभा, दोनों सदन जब किसी विधेयक को पारित कर देते हैं तो अंत में किसके पास भेजा जाता है? राज्याध्यक्ष के पास। ब्रिटेन में राज्याध्यक्ष कौन है? राजा। तो राजा के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, राजा हस्ताक्षर कर देगा तो इसके बाद में क्या हो जाएगा? वो अधिनियम बन जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में प्रारंभ में वहाँ देखें हम 1707 से पहले राजा अपना वीटो का प्रयोग करता था, लेकिन 1707 से आज तक राजा ने किसी भी रूप में विधेयक के ऊपर भाई वीटो का प्रयोग नहीं किया है। मतलब कोई भी विधेयक आया है उसके ऊपर इन्होंने, राजा ने हस्ताक्षर किए हैं। यस, तो निरंकुश कहाँ हुआ? मर्यादित हो गया। आगे, संसद एवं मंत्रिमंडल की सलाह से समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो ढांचे की दृष्टि से कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में जो राजा है, मतलब कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, जिसे राज्याध्यक्ष कहा जाता है, दो अध्यक्ष होते हैं वहाँ, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली है, एक राज्याध्यक्ष है जो राजा है और एक शासनाध्यक्ष है जो कि प्रधानमंत्री होता है। तो राजा तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो व्यवहार में देखे तो ध्वज मात्र ही नाम मात्र का है वर्तमान समय में। तो वही तो बातें समझा रहा हूँ मैं आपको। अब ध्यान दें, संसद या मंत्रिमंडल की सलाह से समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। मतलब राजा किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करेगा तो वास्तविक रूप में संसद और मंत्रिमंडल की सलाह से ही करेगा। संसद मतलब व्यवस्थापिका, मंत्रिमंडल मतलब कार्यपालिका। अतः आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन का राजा मर्यादित है, संवैधानिक राजतंत्र है ढांचे की दृष्टि से। क्लियर? आप देखो यहाँ एक वाक्यांश मैंने नोट किया है आपके लिए, जो एग्जाम पूछ लिया जाता है। बेजहोट क्या कह रहे हैं? मतलब ढांचे से वास्तव में संवैधानिक कैसे है? यदि संसद के दोनों सदन उसके मृत्यु आदेश को पारित कर दें
तो भी राजा उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, मना नहीं करेगा। यस, तो क्या है? निरंकुश है? नो। क्या है ये? संवैधानिक राजतंत्र है। अर्थात पूरा बोलेंगे आप, ढांचे से मर्यादित संवैधानिक राजतंत्र है। ढांचे से वहाँ संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है। वास्तविक रूप में ब्रिटेन में राजा एक रबड़ की मोहर बन गया है। पहले तो एक कोटेशन पूरा लिखिए, वाक्यांश। यदि संसद के दोनों सदन, मतलब लोक सदन और लोकसभा, यदि संसद के दोनों सदन उसके मृत्यु आदेश को पारित कर दें और राजा के पास हस्ताक्षर करवाने के लिए भेज दिया जाए तो राजा उस पर हस्ताक्षर करेगा, मना नहीं करेगा। ये पूरा वाक्यांश है, नोट कीजिएगा। अब हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में राजा तो क्या बन गया? एक रबड़ की मोहर बन गया है। वह वास्तविक रूप में उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, मतलब उसके स्वयं के मृत्यु के लिए भी, स्वयं के मृत्यु के आदेश को भी पारित कर दिया संसद ने और राजा के पास भेज दिया। क्योंकि विधेयक को अंत में तो भाई कोई भी आदेश लिया जाता है संसद के द्वारा तो अंत में वास्तविक रूप में राजा का हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो यहाँ बेजोड़ करें कि राजा तो उसका मृत्यु आदेश भी पारित हो जाता है तो राजा उस पर हस्ताक्षर करेगा, मना नहीं कर सकता। तो फिर क्या हो गया? संवैधानिक हो गया। यस, कहाँ निरंकुश हुआ फिर वो? रबड़ की मोहर बन गए केवल वो। सी, वास्तव में लोकतांत्रिक गणराज्य। अब ये तो देखो, सिद्धांत में तो निरंकुश हो गया, ढांचे से मर्यादित संवैधानिक राजतंत्र हो गया, और वास्तव में क्या है राजा? वास्तव में वहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है। कैसे है लोकतांत्रिक गणराज्य? देखिएगा भाई, गणराज्य का मतलब तो क्या होता है वैसे देखा जाए तो कि भाई किसी देश का जो राज्याध्यक्ष होता है वो वास्तविक रूप में वंशानुगत है तो राजतंत्र, और निर्वाचित है तो गणतंत्र कहेंगे। लेकिन यहाँ गणतंत्र शब्द नहीं, गणराज्य है। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो आज भी हम देखते हैं वर्तमान समय में राजा इस समय ध्वज मात्र है, मतलब वास्तव में राजा केवल ध्वज मात्र है। जैसे हम देखेंगे कि जहाँ गणतंत्र होता है, जैसे भारत में गणतंत्र है, संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली में दो प्रधान है भारत में, एक राष्ट्रपति दूसरा प्रधानमंत्री। तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित है, इसका मतलब गणतंत्र है। वहाँ का जो राजा है वो वंशानुगत है, इसका मतलब वहाँ राजतंत्र है। लेकिन वास्तव में जब शक्ति की बात आती है तो ये बात सत्य है। जैसे हमारे भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, जो राज्याध्यक्ष है, नाम मात्र का जो अध्यक्ष है, वो वास्तविक रूप में शक्तिशाली नहीं है, लेकिन भाई सम्मानित है। ये क्या है? सम्मानित भी है। हमारा राष्ट्रपति लोकप्रिय भी। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटेन के अंतर्गत भी जो राजा है, माना राजा ध्वज मात्र है, परंतु वास्तविक रूप में ये लोकप्रिय भी है और सम्मानित भी है। लोकप्रिय भी है और सम्मानित भी है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वास्तव में वहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है। अर्थात राजा ध्वज मात्र है, रबड़ की मोहर मात्र है। और ओग कह रहे हैं इसके बारे में, क्या कह रहे हैं कि मुकुटधारी गणराज्य। अर्थात वास्तविक रूप में ब्रिटेन का जो राजा है ना, केवल मुकुटधारी गणराज्य है बस। वास्तविक रूप में व्यवहार में उसके हाथों में कोई शक्तियां नहीं है। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि ब्रिटेन का राजा स्वर्णिम शून्य मात्र है। नोट कीजिएगा, ब्रिटेन का राजा स्वर्णिम शून्य मात्र है, मतलब राजा रहता तो सोने के महल में है, लेकिन वह महल राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से बिल्कुल खाली है, शून्य है, कोई पॉलिटिकल पावर इसके हाथ में नहीं है। यस। फिर मैंने लिखा है गणराज्य के राज्याध्यक्ष की तरह लोकप्रिय में सम्मानित है। गणराज्य जैसे भारत इसको गणतंत्र भी कह सकते हैं आप। गणराज्य जैसे भारत के अंतर्गत आप देख सकते हैं हमारा राष्ट्रपति क्या है? वास्तविक रूप में राज्याध्यक्ष है। कार्यपालिका मतलब संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसमें एक नाममात्र का दूसरा वास्तविक। इनमें से एक को राज्याध्यक्ष कहा जाता है, दूसरे को शासनाध्यक्ष। तो राज्याध्यक्ष भारत में कौन है? राष्ट्रपति है। शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन में राज्याध्यक्ष कौन है? राजा है। शासनाध्यक्ष कौन है? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री। यस। तो गणराज्य के राज्याध्यक्ष की तरह लोकप्रिय में सम्मानित है, मतलब वास्तविक रूप में ब्रिटेन का जो राजा है ना, वो गणराज्य जैसे भारत का राष्ट्रपति है, गणराज्य के राज्याध्यक्ष की तरह लोकप्रिय में सम्मानित है। अतः कहा जा सकता है कि वास्तव में मतलब देखा जाए व्यवहार में तो वहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये पहला बिंदु आपका क्लियर होगा। इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि ब्रिटेन में सिद्धांत में तो क्या है? निरंकुश राजतंत्र है, और व्यवहार में मतलब वास्तव में देखें तो वहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है, और ढांचे की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है भाई। तो सिद्धांत में कुछ है, व्यवहार में कुछ है। तो वो बात ठीक कही इन्होंने, किसने? मुंडो ने, कि ब्रिटिश संविधान में जो है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो है नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा बिंदु लेते हैं, संसद
ब्रैकेट में मैंने लोक सदन लिखा है, इसका कारण भी बताऊंगा। संसद तथा मंत्रिमंडल के आपसी संबंधों में सैद्धांतिक व व्यवहारिक दृष्टि से अंतर, मतलब संसद और मंत्रिमंडल के आपसी संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ सिद्धांत और व्यवहार में अंतर मिलता है। यहाँ मैंने ब्रैकेट में लोक सदन इसलिए लिखा है क्योंकि आज वास्तविक रूप में संसद का मतलब लोक सदन ही लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि वहाँ जो दूसरा सदन है, भाई लोक सदन प्रथम सदन है जिसको निम्न सदन भी कहते हैं, और ब्रिटेन में जो दूसरा सदन लॉर्ड सभा है जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है। लेकिन लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन सदन बन गया है, उसके हाथ में वास्तविक रूप में कोई शक्तियां शेष नहीं रही हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के द्वारा लॉर्ड सभा रूपी चिड़िया के पंख कुतर दिए गए। मतलब इसका भावार्थ ये होगा कि वास्तव में लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत कम कर दी गई हैं, केवल लॉर्ड सभा एक विलंबकारी सदन के रूप में शेष रह गया है। बाकी सारी बातें मैं लॉर्ड सभा के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें बताऊँगा। यहाँ तो मैंने संकेत दिया है, अब ये समझना है हमें। तो देखो भाई, सिद्धांत में तो ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है, संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। आपसे कॉम्पिटिशन पूछा जा सकता है, निम्न में किस देश में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है? यस, कहाँ? ब्रिटेन में है। और अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। यस। अब सिद्धांत में तो ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है। कैसे? भाई ब्रिटेन की संसद किसी भी विषय पर कैसा भी कानून बना सकती है, वहाँ की न्यायपालिका उसको अवैध घोषित ही नहीं कर सकती, अमान्य घोषित नहीं कर सकती। संसद ने जो भी कानून बना दिया वो पारित है, अंतिम है, मान्य है, उसको न्यायपालिका रोक नहीं सकती। तो सिद्धांत में तो संसद क्या होगी? संप्रभु होगी, सर्वोच्च होगी। और इसी के साथ में संसद, विशेषकर लोक सदन, प्रथम सदन, मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आए और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मंत्रिमंडल संसद के अधीन है, मतलब संसद स्वामी है और मंत्रिमंडल सेवक है, लग रहा है ऐसा। तो ये सिद्धांत की बात होगी। अब भाई व्यवहार में क्या है वहाँ देखेंगे। वास्तव में व्यवहार में आज ये है कि जो भी कानून बनाना है स्वयं मंत्रिमंडल के द्वारा कानूनों का ब्यौरा तैयार कर लिया जाता है। और यदि मंत्रिमंडल को लगे कि लोक सदन उसके पक्ष में नहीं है तो मंत्रिमंडल राजा से कहकर लोक सदन का विघटन करा सकता है। वास्तविक रूप में स्वयं मंत्रिमंडल अपने दल के बहुमत के आधार पर लोक सदन को नियंत्रण में रखता है। आज व्यवहार में स्थिति ये आ गई है कि मंत्रिमंडल स्वामी बन गया है और लोक सदन मतलब संसद, लोक सदन, मैं यहाँ लोक सदन का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि लॉर्ड सभा तो एक शक्तिहीन सदन है। लॉर्ड सभा तो एक शक्तिहीन सदन है, एक केवल विलंबकारी सदन रह गया, इसलिए लोक सदन मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वास्तव में शक्तिशाली लोक सदन है। तो वास्तव में देखा जाए तो मंत्रिमंडल तो एक स्वामी बन गया है और संसद उसकी एक सेविका बन गई है। यस, आज वहाँ संसद व्यवहार में देखें तो केवल रजिस्ट्रेशन करने वाली मशीन बन के रहेगी, वहाँ केवल पंजीकरण किया जाता है। वास्तविक रूप में देखा जाए कैसे कानून बनाने हैं, चाहे बजट हो, आय व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है, चाहे बजट हो या सामान्य कानून क्यों ना हो, वास्तविक रूप में तो उसका सारा ब्यौरा मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है और मंत्रिमंडल अपने दल के बहुमत के आधार पर संसद को अपने अधीन रखता है। यस। और यदि मंत्रिमंडल को लगता है कि लोक सदन वास्तविक रूप में इसके अनुसार नहीं चल रहा है तो मंत्रिमंडल राजा से कह करके और क्या करता है? लोक सदन का विघटन करा देता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सिद्धांत में तो ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो मंत्रिमंडल सर्वेसर्वा बन गई है। जैसा कि लॉर्ड हेवार्ट ने भी कहा है, क्या कहा है कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है वह एक प्रकार से तानाशाह बन गया है, समय रहते इसे रोकेगा, अन्यथा आप लोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। अब ये बहुत लंबी बात है, आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ तक सीमित रखेंगे। लॉर्ड हेवार्ट की पुस्तक का नाम क्या है? न्यू डेस्पोटिज्म, नई तानाशाही। अब ये नई तानाशाही कौन है? मंत्रिमंडल, कार्यपालिका। बस, ठीक है, संकेत दे दिया मैंने, बाकी सारी बातें मैं क्रमबद्ध रूप में समझा दूंगा आपको। अब देखो भाई, इसके बारे में एक विद्वान है बेजहोट, बहुत अच्छा व्याख्यांश दिया है इन्होंने। क्या करें बेजहोट कि मंत्रिमंडल संसद की संतति है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो मंत्रिमंडल कार्यपालिका कहाँ से निकलता है? व्यवस्थापिका में से निकलता है, सीधी सी बात है।
पहले व्यवस्थापिका के चुनाव होंगे, लोक सदन के चुनाव होंगे, और उसमें जिस दल को बहुमत मिल जाता है, उसमें से मंत्रिमंडल गठन किया जाता है। तो मंत्रिमंडल मतलब कार्यपालिका निकल तो कहाँ से रही, व्यवस्थापिका से ही निकल रही है। संस्थात्मक शासन प्रणाली में तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही निकलती है, सीधी सी बात है। तो मंत्रिमंडल संसद की संतति है, लेकिन इसे अपने सृष्टा मतलब संसद को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त है। सृष्टा मतलब संसद को, सृष्टा मतलब संसद को। क्यों? क्योंकि संसद से तो निकल रही है मंत्रिमंडल कार्यपालिका। जैसे हमारे भारत में भाई जो मंत्रिमंडल होता है, तो पहले तो लोकसभा के चुनाव तो लड़ने पड़ते हैं, पहले तो संसद के सदस्य तो होते हैं, और कोई नहीं भी है तो 6 माह के अंतर्गत ही उसको संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो वास्तविक रूप में सृष्टा तो कौन है इसका, मंत्रिमंडल का, संसद ही है। तो यहाँ बेजोट करें कि मंत्रिमंडल संसद की संपत्ति है, लेकिन इसे अपने सृष्टा संसद को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब संसद को नष्ट कर सकता है। कैसे नष्ट कर सकता है? विघटन करा करके। भाई मंत्रिमंडल राजा से कहेगा, राजा से कहने के बाद में लोक सदन का विघटन करा दिया जाएगा। तो जो इसका निर्माण करने वाला है, जो इसका सृष्टा है संसद, मंत्रिमंडल उसको ही नष्ट कर सकती है। यस, ये व्यवहार की स्थिति है। सिद्धांत में लग रहा है कि संसद संप्रभु है, लेकिन व्यवहार में तो सब कुछ कौन हो गया वहाँ, मंत्रिमंडल। और वही नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में कार्यपालिका व्यवस्थापिका की बनिस्पत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। 100% सत्य है। कार्यपालिकाएं शक्तिशाली क्यों हो रही हैं, व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कम क्यों होती जा रही हैं, इन दोनों के पर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी नाम से, पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत मैंने ये सब वीडियो अपलोड कर दिए, ध्यान दें। अब इसका तीसरा बिंदु ले रहे हैं हम, न्यायिक शक्ति के प्रयोगकर्ता के संबंध में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। क्या? न्यायिक शक्ति के प्रयोगकर्ता के संबंध में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। मतलब न्यायिक शक्ति के प्रयोगकर्ता के रूप में भी सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है ब्रिटेन में। यस, देखो भाई, वैसे मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, सर्वोच्च अपील न्यायालय मतलब लॉर्ड सभा, अर्थात ब्रिटेन के अंतर्गत सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में जो कार्य करती है, कौन करती है? लॉर्ड सभा। परंतु केवल यह कार्य पूरी लॉर्ड सभा नहीं करती है, केवल विधि लॉर्ड्स करते हैं। और विधि लॉर्ड में कौन आएंगे? 21 लॉर्ड आएंगे केवल, और इसी के साथ में लॉर्ड चांसलर होगा। इनके द्वारा सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता है। तो इसका मतलब सिद्धांत में तो ये लग रहा है कि भी सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा कार्य करे, लेकिन वास्तव में व्यवहार में देखें तो पूरी लॉर्ड सभा नहीं करती ये कार्य, केवल 21 कानूनी लॉर्ड्स, विधि लॉर्ड्स, कानूनी लॉर्ड्स ये कार्य करते हैं। 21 लॉर्ड्स, विधि लॉर्ड्स, कानूनी लॉर्ड, और इसी के साथ में एक लॉर्ड चांसलर होता है। 22 सदस्य होगी, इनके द्वारा सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता है। तो सिद्धांत में कुछ है, व्यवहार में कुछ है। यस। और चौथा है बहुत महत्वपूर्ण, शक्ति पृथक्करण की दृष्टि से सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। देखिएगा, अब ध्यान देना है यहाँ, शक्ति पृथक्करण की दृष्टि से सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा यहाँ, बाकी मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिए यहाँ इस बिंदु को समझने के लिए। मैंने यहाँ मॉन्टेस्क्यू का नाम लिखा है, सबसे पहले इसको समझना है। देखो, मॉन्टेस्क्यू की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम क्या है? स्पिरिट ऑफ लॉज। नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की। हाँ, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक भी किसको माना जाता है? पिता किसको माना जाता है? मॉन्टेस्क्यू को। देखो, अब ध्यान दें, वास्तव में मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटेन के अंतर्गत ये देखा कि यहाँ के लोग तो बड़ी स्वतंत्र हैं। वास्तव में तो यहाँ तो न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका भी एक दूसरे से अलग हैं। अब ये अध्ययन किया उन्होंने कि भाई इस संविधान में शक्तियों का पृथक्करण है। बाकी वास्तव में वहाँ शक्ति पृथक्करण नहीं था, लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने चाहे गलत रूप में ही अध्ययन किया हो, परंतु मॉन्टेस्क्यू ने निष्कर्ष निकाल लिया कि वास्तविक रूप में किसी भी देश में व्यक्तियों की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जबकि सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र हों। मतलब कार्यपालन, व्यवस्थापन और न्यायिक, ये तीनों कार्य 3 संस्थाओं के द्वारा किए जाएं। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि 2 शक्तियां यदि एक हाथों में होंगी तो वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकते। 2 शक्तियों का मतलब जैसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक हाथ में हो, या न्यायपालिका और कार्यपालिका एक हाथ में हो, या न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की शक्ति एक हाथ में हो। तो मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि वास्तविक रूप में यदि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है तो इसके लिए शक्तियों का पृथक्करण किया जाना जरूरी है। मॉन्टेस्क्यू ने निष्कर्ष निकाला जबकि ब्रिटेन में वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण नहीं था। अरे भाई, संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का कोई महत्व ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि कार्यपालिका तो व्यवस्थापिका में से निकलती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का समय से पहले विघटन करा सकती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का एक दूसरे घनिष्ठ संबंध है। कहाँ शक्ति पृथक्करण हो गया है? संसदीय शासन प्रणाली में इसका कोई महत्व ही नहीं रहता है। लेकिन ये बात सत्य है कि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रखना है तो सरकार की जो तीनों शक्तियां हैं, तीनों जो कार्य हैं, वो 3 अलग अलग संस्थाओं को सौंपे जाने चाहिए। मोंटेस्क्यू का ये कहना था। पर चलो कोई नहीं, चाहे मोंटेस्क्यू ने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन गलत रूप में ही किया हो, गलत रूप में ही समझाओ, लेकिन उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दे दिया। कौन सा? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत ने यह तो सिखाया ही राजनीति विज्ञान को कि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रखनी है तो फिर शक्तियों को विभाजित करना ही पड़ेगा। अलग अलग हाथों में ये तीनों शक्तियां देनी पड़ेगी। तीनों शक्तियां मतलब कानून बनाने की शक्ति, कानूनों को लागू करने की शक्ति और न्यायिक निर्णय की शक्ति। 3 अलग अलग संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। कम से कम मोंटेस्क्यू ने राजनीति विज्ञान को यह योगदान तो दिया ही दिया। ये तो मोंटेस्क्यू की बात होगी। अब इसके बाद ब्रिटेन में सिद्धांत में क्या और व्यवहार में क्या है, देखिएगा भाई। वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत भाई सिद्धांत में तो ऐसा लगता है कि वहाँ शक्ति पृथक्करण है, लेकिन नहीं। व्यवहार में देखते हैं तो वहाँ पर आंशिक शक्ति पृथक्करण है, पूर्ण शक्ति पृथक्करण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चलो ठीक है, वहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्र व्यवस्था की गई है, लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं है, इनका सम्मिश्रण है। सम्मिश्रण क्यों है? सीधी सी बात है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पृथक तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो कार्यपालिका, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में से तो निकलेगा। अरे भाई, लोक सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसमें से तो मंत्रिमंडल गठन किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल क्या? कार्यपालिका ही तो है। तो सम्मिश्रण है। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकल रही है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। मैंने नोट कर दिया यहाँ, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। जिसके साथ व्यवस्थापिका चाहे तो कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। तो सम्मिश्रण होगा। ये तो पृथक कहाँ है? इसलिए कहा जा सकता है कि सिद्धांत में चाहे वहाँ शक्ति पृथक्करण की बात की जाती हो, लेकिन व्यवहार में तो वहाँ क्या है? आंशिक शक्ति पृथक्करण है। वास्तव में वहाँ हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का सम्मिश्रण है। अतः ये कह सकते हैं आप कि वास्तव में ब्रिटेन में सिद्धांत में शक्ति पृथक्करण दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार में वहाँ शक्ति पृथक्करण यदि है तो आंशिक है, विशेषकर वहाँ शक्तियों का संयोग है, शक्तियों का सम्मिश्रण। शक्ति में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो शक्तियों का संयोग है। आपके सामने ये दोनों सरकार के एक दूसरे से मिले हुए हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकल रही, दोनों का घनिष्ठ संबंध है। बाकी आपको संसदात्मक शासन प्रणाली की सारी बातें समझनी हो तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मैंने संसदीय शासन प्रणाली के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यस, अब मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है। देखिएगा, ऑग एम जिंक कह रहे हैं कि वास्तव में ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना किए जाने के कारण, पूरा बोल रहा हूँ मैं, किए जाने के कारण आंशिक शक्ति पृथक्करण है, लेकिन व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका की शक्तियां परस्पर मिश्रित हैं। ठीक है, मतलब केवल आंशिक शक्ति पृथक्करण इसलिए कहा जा रहा है कि भाई वहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्र व्यवस्था, और पूरी दुनिया में न्यायपालिका की स्वतंत्र व्यवस्था की जाती है। कुछ अपवादों को छोड़ करके डिक्टेटरशिप जहाँ है, तानाशाही शासन प्रणाली की बात ही अलग है, उसमें व्यवस्था कार्यपालिका न्यायपालिका एक हाथों में हो जाती है। तो वहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है नहीं। लेकिन जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं उसमें न्यायपालिका तो किसी न किसी रूप में स्वतंत्र होती है। अब बच जाती है केवल 2 सरकार के अंगों की बात, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो ब्रिटेन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से सम्मिश्रित, एक दूसरे से मिली हुई। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती, कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके समय से पहले पद छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है, और कार्यपालिका भी चाहे तो व्यवस्थापिका का समय से पहले विघटन करा सकता है। दोनों का कार्यकाल अनिश्चित होता है, और विशेषकर यहाँ उत्तरदायित्व के सिद्धांत को माना जाता है। भाई, संसदात्मक शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी होगी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी होगी। अर्थात वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के सदस्य, कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनसे विभागों से संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, विभागों के संदर्भ में प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपके विभाग में गलत काम हुआ तो क्यों हुआ, इसका हमें जवाब दीजिएगा, और मंत्रिमंडल को संसद में जवाब देना पड़ता है। तो वास्तव में देखा जाए तो वहाँ शक्ति पृथक्करण की दृष्टि से भी सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। अर्थात वहाँ वास्तव में देखा जाए
तो सिद्धांत में लगता है कि भी शक्ति पृथक्करण है, लेकिन व्यवहार में देखें तो वहाँ पर केवल आंशिक शक्ति पृथक्करण है, वास्तविक रूप में वहाँ पर शक्तियों का संयोग है, सम्मिश्रण है। ठीक है भाई, ये ऑगम जिंक ने स्पष्ट की ये बात। ये इनका व्याख्यांश है, मैंने थोड़ा संक्षिप्त में लिखा है, पूरा फिर से बोल रहा हूँ एक बार। ऑगम जिंक कह रहे हैं कि ब्रिटेन में न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप में स्थापना किए जाने के कारण आंशिक शक्ति पृथक्करण है, लेकिन व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका की शक्तियां परस्पर मिश्रित हैं। ठीक है भाई, तो शक्तियों का संयोग है वहाँ, आंशिक शक्ति पृथक्करण है और शक्तियों का संयोग है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से मिली हुई है। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो संसदात्मक शासन प्रणाली में तो भाई व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सम्मिश्रित होती है। आप भारत में देखिएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से तो निकलती है, तो यहाँ भी पृथक्करण कहाँ हुआ? लेकिन फिर भी ये बात सत्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है तो शक्ति का पृथक्करण किया जाना जरूरी है। कि तीनों शक्ति एक संस्था के हाथ में नहीं होनी चाहिए, या दो संस्थाओं के हाथों में भी एक शक्ति दे दी गई तो फिर ये एक अत्याचार तंत्र होगा। क्या होगा? एक अत्याचार तंत्र होगा। इसलिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रखनी है तो फिर इन तीनों शक्तियों को अलग अलग हाथों में सौंपना है। मतलब न्यायिक निर्णय की शक्ति न्यायपालिका को दे दें, कानून बनाने की शक्ति व्यवस्थापिका को दे दें और कानूनों को क्रियान्वित करने की शक्ति कार्यपालिका को दे दें। परंतु ब्रिटेन में आंशिक रूप में शक्ति पृथक्करण है, व्यवहार में तो वहाँ शक्तियों का संयोग ही दिखाई देता है। आंशिक रूप में शक्ति पृथक्करण है, वास्तविक रूप में देखा जाए तो वहाँ शक्तियों का संयोग। ठीक है, आंशिक पृथक्करण है लेकिन पूर्ण पृथक्करण नहीं है। ये हो गया आपका ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। इसमें मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी सभी मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझा दी हैं। आशा करता हूँ आप ये सब बातें ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।